स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्टार ए पाथ टू सक्सेस। टुडे आई विल स्टार्ट 12th क्लास फॉर RBSC हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी। देखिए बेटा, स्थिर वैद्युतिकी सब जैसा कि आप सबको पता है, स्थिर का मतलब होता है विराम, रुका हुआ, और विद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो हम इस भौतिक विज्ञान की इस शाखा में स्थिर या विराम आवेश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो स्थिर वैद्युतिकी है ये भी भौतिक विज्ञान की किसी शाखा का एक पार्ट है। और वो क्या है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आवेश गतिकी। इसमें क्या होता है, अगर आवेश विराम हो तो इसे बोलते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। आवेश नियत त्वरण से, आवेश नियत त्वरण से गतिशील हो तो यह दो चीजें उत्पन्न करता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत धारा और विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक। और जब आवेश त्वरित होता है तो यह उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंग, EMW। EMW। देखिए बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का मतलब विराम आवेश, विराम जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। जब आवेश स्थिर होता है तो वह बल, विद्युत क्षेत्र, विभव, धारिता और स्थितिज ऊर्जा ये गुणधर्म उत्पन्न करता है। बल तथा विद्युत क्षेत्र ये हमारे फर्स्ट चैप्टर है, विभव, धारिता और स्थितिज ऊर्जा यह हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आता है आवेश गतिशील। अब आवेश गतिशील भी दो तरीके से हो सकता है। पहला आवेश वो है कि नियत त्वरण से गतिशील हो जाए। अगर कोई आवेश नियत त्वरण से गतिशील होता है तो वो फिर से दो चीजें उत्पन्न करता है। पहला विद्युत धारा, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। और फिर है विद्युत चुंबक जिसे हम बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब आवेश गतिशील होता है तो वो चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। इसके बाद जब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं तो आवेश हो सकता है त्वरित। त्वरित मतलब उसका जो वेग है परिवर्तनशील है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि वो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंग, EMW, विद्युत चुंबकीय तरंग। चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है और इसका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। और जब हम इसका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके विद्युत चुंबकीय के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी तरंगें होती हैं, जिसमें पहली रेडियो तरंग, फिर सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, पराबैंगनी तरंगे, एक्स तरंगे और फिर है गामा तरंगे। तो हम देखेंगे कि जो दृश्य क्षेत्र होता है, चौथे नंबर का जो पार्ट होता है दृश्य क्षेत्र, जिसमें 350 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की तरंगें उपस्थित होती हैं, इसको फिर हम अंदर से इसका अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि इसमें फिर दो पार्ट है। पहला किरण प्रकाश की जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, और फिर है तरंग प्रकाश की जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जिसे हम ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। और ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि जो मैंने एक छोटा सा शब्द लिखा है आवेश, आवेश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरी 12th क्लास इसी आवेश से संबंधित रहती है। तो हम लोग आवेश को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं और देखते हैं कि आवेश क्या है। तो पहले मैं आवेश को बताता हूं कि आवेश किस तरीके से उत्पन्न होता है और ये क्या चीज है, किस तरीके से हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में आप समझ गए होंगे कि आवेश, स्थिर का मतलब विराम, विद्युतिकी का मतलब आवेश। बोले तो इसमें आवेश जो होता है वो किस स्थिति में रहता है, विराम स्थिति में रह सकता है। तो आप अगर परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर और विराम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। और जब आवेश स्थिर होता है तो वह बल,
विद्युत क्षेत्र, विभव, धारिता और स्थितिज ऊर्जा गुण प्रदर्शित करता है। यही हम स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे। ये हमारी 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए हम शुरू करते हैं आवेश के बारे में। आवेश, चार्ज। देखिए बेटा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिजिक्स इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसलिए हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं जिससे हम समझ जाएंगे क्या है। हमने क्या किया, एक स्केल लिया, ओके, और उस स्केल को हमने धूल के कणों के पास से और कागज के छोटे छोटे टुकड़े तथा सूखी पत्तियां जो होती है ना, पेड़ से कट गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, उनका चूरा उनके पास से गुजारा। तो हमने क्या देखा, एक स्केल लिया, उसको हमने डस्ट पार्टिकल धूल के कणों के पास से, सूखी पत्तियां और कागज के टुकड़ों के पास से गुजारा। तो हमने क्या देखा कि उसमें कुछ नहीं हुआ, कोई गुण उत्पन्न नहीं हुआ, कोई आकर्षण, कोई प्रतिकर्षण, कुछ नहीं। फिर मैं क्या करता हूं, उसी स्केल को मैं मेरे सूखे बालों में रगड़ता हूं, और जब मैं उसी स्केल को सूखे बालों में रगड़ता हूं तो और फिर मैं धूल के कणों के पास से गुजारता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि धूल के कण उस स्केल से आकर्षित हो गए। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जब स्केल को मैंने बालों से रगड़ा नहीं था तो वो आकर्षित नहीं कर रहा था, लेकिन रगड़ने के बाद उसमें ऐसा क्या हुआ कि वो उनको आकर्षित कर रहा है। तो ये सोचने की बात है, ये किसकी वजह से हुआ, यही होता है चार्ज। तो देखिए बेटा, मैं आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट समझाता हूं, इससे थोड़ा आप और डिटेल में समझेंगे, और वो ये है। हम क्या करते हैं, 2 परमाणु लेते हैं, एक परमाणु लेते हैं नाइट्रोजन का, एक लेते हैं ऑक्सीजन का। दोनों के दोनों ही परमाणु उदासीन है। कोई भी परमाणु उदासीन कब होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जितने उसमें धनात्मक आवेश हो उतना ही उसमें ऋणात्मक आवेश हो। और धनात्मक आवेश का पता कैसे चलता है, वो पता चलता है ये 7 क्या है, परमाणु क्रमांक, बोले तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तो 7। तो इसमें धनावेश है प्लस का 7, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसलिए मैं इसको ई से लिख रहा हूं। और इस पे उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस का 7 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस का मतलब आप समझ गए कि ये प्रोटॉन का आवेश है, और माइनस का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि इस पर कोई आवेश नहीं है, ये पूर्णतया उदासीन है। वैसा ही इधर इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा है, विद्युत रूप से उदासीन है। दोनों के दोनों परमाणु कैसे हैं, उदासीन है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। दोनों को हमने आपस में क्या किया, रगड़ दिया, रगड़ा, और जब रगड़ा तो हमने क्या देखा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, एज्यूम कर लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने जब इसको दिए बेटा, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, पहले इसके पास 7 थे, तो अब इसने 2 इसको दे दिए, 2 त्याग दिए, तो इसके पास बच गए 5। इसके पास कितने थे पहले, 8 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 ग्रहण कर लिए, तो अब इसके पास टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन पे हम लोग आवेश काउंट करते हैं कि क्या रहा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्रोटॉन तो 7 है, मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 रह गए। इसका मतलब इस पे प्लस का 2 आवेश आ गया। तो जिस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे उसने धनात्मक आवेश ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसके पास ऋणात्मक आवेश में कमी हो गई, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑक्सीजन ने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो अब इसका आवेश हम देखते हैं 10 माइनस का 2। तो हमें क्या देख पा रहे हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिव हो गया और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि उसके पास ऋणात्मक आवेश में वृद्धि हो गई। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि वास्तव में आवेश क्या है। आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में। समझ गए होंगे आप, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, जिस वजह से क्या होता है कि अब इनमें भिन्न गुण प्रदर्शित हो जाएगा। पहले ये दोनों उदासीन थे,
धूल के कणों को ना आकर्षित कर रहे थे ना प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इनको रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, ये धनात्मक हुआ और ये ऋणात्मक हुआ, तो अब इनमें एक गुण उत्पन्न हो गया और वो हुआ धूल के कणों को, सूखी पत्तियों को आकर्षित करने का, और यही हम आवेश है। तो मैं इसको परिभाषा में समझाना चाहूंगा और वो ये है, आप सभी लिख सकते हैं, आवेश किसी भौतिक राशि का मूलभूत गुणधर्म है जो उसमें उसकी प्रारंभिक स्थिति से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है, और वो है आकर्षण या प्रतिकर्षण का। ठीक है, ये आवेश की परिभाषा है। देखिए बच्चों, आवेश किसी भौतिक राशि का मूलभूत गुणधर्म है, और जो किसी का गुण होता है हम उसको परिभाषित नहीं करते क्योंकि वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार को आप कैसे डिफाइन करोगे? मैं कहूं कि ये बहुत खतरनाक है, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? मैं कहूं कि ये बहुत खूंखार है, इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि यार ये इस वजह से खूंखार है, ये इस वजह से ईमानदार है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके। वैसे ही मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके ये समझाया है, क्योंकि आवेश गुणधर्म है और गुणधर्म को परिभाषित करना नहीं। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। चलिए, समझ गए होंगे आप सभी। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं, अच्छे से समझना आप। ये मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, इससे मैं लिखता हूं। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं तो इसका ध्यान भी मैं ही रखता हूं। जैसे कि इसमें इंक कम हो जाए तो इंक मैं डालूंगा। जैसे मैं इस पढ़ाने क्लास ले लेता हूं तो मैं मेरी जेब में रख लेता हूं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊं तो इस मार्कर से मैं वापस लिख पाऊं। तो आप सब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो मार्कर है इसी को मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि इस पे मेरा अधिकार है। लेकिन क्या करता हूं, ये मार्कर मैं किसी दूसरे बच्चे को दे देता हूं कि लो बेटा ये मार्कर आप ले लो। अब क्या होगा, जैसे ये मार्कर मैंने उस बच्चे को दिया, अब क्या होगा बच्चों कि वो मार्कर उसका हो गया। अब वो मार्कर से वो लिखेगा, अगर इसमें इंक खत्म हो जाएगी तो वो भरेगा और इसका ध्यान भी वो रखेगा। तो एक बात बताओ बेटा, उसका मार्कर है क्या जो वो उसका ध्यान रख रहा है, इसमें इंक डाल रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि मैंने उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैंने ये उसको जिम्मेदारी दी है, मतलब मैंने उसको ये चार्ज दिया है, मैंने उसको ये आवेश दिया है। समझ गए आप कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी को क्या देती है, जिम्मेदारी, हम उसको चार्ज कह देते हैं। जैसे एक मैंने आपसे, आपके पेरेंट्स ने कहा कि सर आपको ये बच्चा है मेरा, इसको आपको पढ़ाना है, ये मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, मुझे आपको पढ़ाने का चार्ज मिला है, राइट? वैसे ही क्या हुआ बेटा, एक मटेरियल को जब हमने दूसरे मटेरियल से रगड़ा तो एक मटेरियल ने अपना कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल को दे दिया, और यही क्या है, चार्ज है। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज द चार्ज। क्लियर? चलिए बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आवेश का इतिहास पढ़ लेते हैं कि आवेश का इतिहास क्या है। तो देखिए बच्चों, आवेश का इतिहास, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था थेल्स, बोले तो बीसी। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थेल्स, वो उन्होंने 600 बीसी बिफोर सेंचुरी, बीसी बिफोर सेंचुरी, ईसा पूर्व में थेल्स जो थे वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अंबर की रोड को जब डस्ट पार्टिकल के पास से गुजारा तो उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा, कोई उनके बीच में कुछ भी किसी तरीके का कोई आकर्षण रिपल्शन कोई कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने उसी अंबर की रोड को रेजिन पर रगड़ा और रेजिन पर रगड़ने के बाद फिर डस्ट पार्टिकल के पास से, धूल के कणों के पास से गुजारा, तो उन्होंने क्या देखा कि वो उसको आकर्षित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने इस बात को, इस शब्द को नाम दिया चार्ज, आवेश, कि ये आवेश की वजह से हो रहा है। तो सभी उन्होंने ये बात लोगों को बताई, लेकिन लोगों ने ये बात कही उनसे। अब फील करना बेटा कि मैं क्या बता रहा हूं, फील करना कि स्टार्टिंग में किस तरीके से चार्ज आया। देखो, मैं कहूं ये मार्कर है, यहां पे मेरा हाथ इधर है, मैं इसको कहूं आ जा, तो क्या आ जाएगा? नहीं ना। तो वैसे लोगों ने इसको कहा क्या कि अगर मैं किसी स्केल को इसके पास से गुजारूं, क्या स्केल इसके कांटेक्ट में गया है? नहीं ना। तो जब ये इसके कांटेक्ट में नहीं गया और डस्ट पार्टिकल इसके पास आके चिपक गया, तो ये आवेश नहीं है, ये तो जादू है, दिस इज द मैजिक। तो लोगों ने इसको जादू का नाम दे दिया, मैजिक का नाम दे दिया। और थेल्स कहते रहे बार बार कि अरे भैया ये कोई जादू वादू नहीं है यार, इट इज नॉट मैजिक, ये आवेश की वजह से हो रहा है।
लेकिन लोगों ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। अब आप सभी समझते हैं बेटा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो ज़्यादा जिद बहस नहीं करते। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप मानो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने एक अपनी बुक ली और उसमें सब कुछ एक्सपेरिमेंट लिखा और उसमें लिख के चले गए। उसके बाद में जो अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, वही एक एक्सपेरिमेंट दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को इस तरीके से समझा सकता हूं। उन्होंने क्या करा, एबोनाइट की एक छड़ ली और बिल्ली की खाल से उन्होंने उसको रगड़ा, तो क्या देखा कि जो एबोनाइट की छड़ थी वो चार्ज हो गई। एबोनाइट की जो छड़ थी वो चार्ज हो गई। तो इन्होंने कहा कि मतलब सेम एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से नहीं रगड़ा था तो उन्होंने जब उसके पास से गुजारा तो उनमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और फिर उन्होंने धूल के कणों के पास से गुजारा तो उन्होंने क्या देखा कि उनमें आकर्षण हो रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे से सोचते हैं कि सर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से क्यों रगड़ा, कुत्ते की खाल से क्यों नहीं रगड़ा? तो बेटा ये याद रखना, उनके पास जो उपलब्ध था उन्होंने उसी चीज से काम में लिया। एक्चुअली क्या होता है, यूरोप कंट्रीज में ज्यादातर लोगों को कुत्ते बिल्ली पालने का शौक होता है। जो ये साइंटिस्ट थे बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने अपने घर में बिल्ली पाल रखी थी, तो उन्होंने उन्हीं के ऊपर रगड़ के चेक किया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बेटा बिल्ली की खाल क्यों रही, जो भाई जो सोर्स अवेलेबल है उसी को तो यूज करेगा ना बंदा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई बिल्ली थी, उन्होंने बिल्ली की खाल पे रगड़ा और उन्होंने क्या देखा कि एबोनाइट पे कुछ चार्ज जनरेट होता है जो डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। फिर उन्होंने इसको नाम दिया चार्ज, आवेश। ठीक है, उनकी बात पे भी पूरा अच्छे से यकीन नहीं किया। फिर एक साइंटिस्ट आए बेटा बहुत ही बड़े, जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, कांच की छड़ प्लस रेशम का कपड़ा। अब आप फिर समझेंगे कि सर रेशम का कपड़ा क्यों रगड़ा, कॉटन को क्यों नहीं रगड़ा, है ना, सूती कपड़े पे क्यों नहीं रगड़ा? अरे बेटा जो अवेलेबल था वही कर लिया एक्सपेरिमेंट। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे जब उन्होंने रगड़ा तो उन्होंने क्या देखा कि जो कांच की छड़ है वो चार्ज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा इन सभी साइंटिस्टों ने मिलकर आवेश को अच्छे तरीके से समझाया। ये आवेश का इतिहास है कि सबसे पहले थेल्स आए, उन्होंने क्या बताया, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, फिर विलियम गिलबर्ट। थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात हमको विलियम गिलबर्ट ने बताई। सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखो, ठीक है। ऐसा कभी एग्जाम में पूछेंगे नहीं आपसे ना, इतिहास का पेपर नहीं होता, हिस्ट्री का पेपर थोड़ी ना होता है, फिजिक्स का पेपर होता है। चलिए, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। क्या होता है बेटा, कूलाम, जिसको हम सी से लिखते हैं, कूलाम। और आवेश का एमकेएस मात्रक भी क्या होता है, कूलाम ही होता है, ये याद रखना। छोटी सी बात मैं आपको यहां और बताना चाहूंगा, कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है, मतलब एक कूलाम में बहुत सारा चार्ज होता है। इसलिए क्या होता है बेटा, बुक के अंदर जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वो डायरेक्ट कभी कूलाम के ऊपर नहीं आता है, वो कूलाम के ऊपर बेस्ड नहीं आता है। वो किस तरीके से पूछेगा कि 1 मिली कूलाम 10⁻⁻⁶ -3 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻⁶ कूलाम, 1 नैनो कूलाम 10⁻⁻⁹ कूलाम, 1 पिको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। तो याद रखना बच्चों कि मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम, इसको लर्न कर लेना क्योंकि बार बार यही चीज रिपीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, आवेश का सीजीएस मात्रक, और वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, विद्युत स्थिर इकाई। क्या, विद्युत स्थिर इकाई। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट होता है आवेश का मात्रक जब आवेश स्थिर हो, क्या हो, स्थिर, विराम हो।
ESU, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, परमाणु स्थिर इकाई। ठीक है। फोर्थ, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, FR। और याद रखिए बेटा, एक जो फ्रैंकलिन होता है 1 ESU होता है, एक फ्रैंकलिन में 1 ESU होता है, 1 ESU इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना बेटा। ठीक। नेक्स्ट, एक ESU में 1 ESU, या फिर अपन लिख सकते हैं बेटा 1 कूलाम में 3 इंटू 10⁹ ESU होता है, या फिर 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन। ओके। अब है ये ESU कब होता है? जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है। अब आवेश अगर गतिशील अवस्था में हो तो इसका क्या मात्रक होगा? फिफ्थ, जब आवेश गतिशील हो तो मात्रक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU जिसको एब गुलाम भी कहते हैं, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 EMU इज इक्वल होता है 10 कूलाम। तो 1 EMU इज इक्वल टू 10 इंटू 3 इंटू 10⁹ ESU, और ये होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। ओके। और लास्ट आता है बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, F। याद रखिए बेटा, मैंने आपको बताया है फैराडे, फैरड नहीं, फैरड अलग चीज होती है, क्योंकि आगे आएगा, अभी नहीं बता रहा मैं आपको। धारिता का मात्रक होता है फैरड। ठीक है, यह है फैराडे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। और 1 जो फैराडे है वो लगभग बराबर होता है 96,500 कूलाम, लगभग होता है 96,550 कूलाम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने लगभग क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी, उनमें अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट कंफ्यूज हो, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ कि लगभग होता है। ठीक है, किसी बुक में 96,500 लिखा हुआ है, किसी में लिख रहा है 96,450, तो थोड़ा वेरिएशन करता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि आवेश के इतने सारे मात्रक होते हैं जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है। आई होप everybody enjoy this learning part and everybody use this learning part in his life। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और यह आपको समझ में भी आया होगा। तो आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल।